आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की सियासत से बड़ी खबर, जेडीयू की बैठक में फैसला हुआ है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला 2024 के लिए विपक्ष को नीतीश कुमार एकजुट करेंगे और नीतीश कुमार को इसके लिए अधिकृत किया गया है, प्रस्ताव पास करके अधिकृत किया गया है। 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने की फुल जिम्मेदारी जो है वो नीतीश कुमार को दे दी गई है और कार्यकारिणी की बैठक में एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है और मंत्री अशोक चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। नेता को ये अधिकृत किया जाए कि पूरे देश में ऑपोजिशन पार्टियों को एकत्र करें और एकत्र करके एकमुश्त होकर के लड़ाई को 2024 की लड़ाई को ताकत दें। एक और बात आई कि क्यों आप लोगों ने शिफ्ट किया। हाँ, तो उन्होंने अपनी बात रखी गई कि हम लोगों ने क्यों क्या परिस्थितियां थी, क्या थी, उससे नेशनल राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अवगत कराया गया। क्या लग रहा है कि जिस तरह से नीतीश जी ने एक बॉन्ड मैंने एक तरह से एक एम बना रखा है कि भाजपा को 50 पर सिमटा देना है, उसको लेकर नंबर 50 पर क्या, 50 पर क्यों, हम तो चाहेंगे 0 पे सिमट जाए। जो लोग विरोध में हैं वो काहे कहेंगे कि 5 भी नंबर रहे, 10 भी नंबर रहे, 50 भी नंबर रहे, जितना कम से कम में सिमट जाए। नंबर का इंपॉर्टेंस नहीं है, बीजेपी को समेटना है, वो इम्पोर्टेंट। क्या कहाँ तक जाएंगे, शुरुआत कहाँ से होगी विपक्षी एकता को करेंगे? बात करेंगे, से बात होने की बात हो रही है, किस बात करेंगे लोगों से, वो तो नीतीश जी के माइंड में होगा ना कि किन से बात करेंगे, किन से। अब नीतीश जी का आइटनरी लेकर के हम थोड़ी बैठे हैं कि कहाँ जाएंगे, किन से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नीतीश जी लोगों से बात करेंगे। ये आज जो परिषद में निर्णय हुआ कि आपको अधिकृत किया जाता है कि आप अपोजिशन के लोगों से बात करिए, अपोजिशन एकता, विपक्षी एकता के लिए प्रयास कीजिए और एकजुट होकर 2024 की लड़ाई को लड़िए। मणिपुर को लेकर के नीतीश कुमार जी बहुत खफा दिखाई दिया आज के जिस तरह। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब हम साथ थे उनके और उन्हीं को समर्थन दे रहे थे, तब तो उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ दिया। 5 विधायक लेके हमारा चले गए, तो अब तो हम खिलाफ में तो लेके गए, तो कौन बड़ी बात है। वोट बैंक नहीं गया है ना, एमएलए गया है, कोई चिंता की बात नहीं। खबर समझिए, जेडीयू की बैठक में रणनीतियों पर मुहर लगी और जेडीयू पूरी तरीके से अब चुनाव मोड में है। लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा 2025 इस चुनावों के मद्देनजर रणनीतियां तैयार हो रही हैं। यह साफ हो गया कि जेडीयू की आगामी रणनीति क्या है। प्रस्ताव पास कर जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करेंगे। हालांकि नीतीश जेडीयू की ओर से पीएम कैंडिडेट होंगे, इस पर कोई फैसला अब तक नहीं लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की सियासत में बड़ी हलचल अब दिल्ली का तापमान गर्म करने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार मिशन 2024 पर निकलने वाले हैं। 5 सितंबर को नीतीश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना हो सकते हैं। दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश कुमार कई सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार के इस दौरे को काफी खास मायनों में देखा जा रहा है। लगातार दूसरा दिन था जब जेडीयू दफ्तर में नीतीश कुमार के पहुंचते ही समर्थकों ने ये नारे लगाए। समर्थकों का ये नारा बता रहा है कि जेडीयू का जोश हाई है। नीतीश कुमार अपने मिशन को मुकाम पर पहुंचाने के लिए जल्द ही दिल्ली कूच करने वाले हैं। दिल्ली जा रहे हैं, बड़े नेताओं से मिलने के, ऑपोजिशन के नेताओं से मिलने के लिए जाएंगे। क्या लगता है बीजेपी चलिए। खबर है कि 5 सितंबर को नीतीश कुमार मिशन 2024 पर निकलेंगे और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। नीतीश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात कर सकते हैं। 5 सितंबर को नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर रवाना होंगे और 3 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान उनकी कई क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात होने वाली है और विपक्षी एकता को एकजुट करने की बड़ी कवायद नीतीश कुमार शुरू करने वाले हैं। खबर यह भी है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। पीएम की दावेदारी के सवाल को फिलहाल नीतीश कुमार खारिज कर रहे हैं, लेकिन खुलकर इतना जरूर कह रहे हैं कि सभी विपक्ष के लोग एकजुट हो गए तो नतीजा बदल जाएगा। सभी लोग विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। जाहिर है लोकसभा चुनाव में अभी 18 महीने का वक्त है,
लेकिन सियासत का सेंसेक्स अभी से ही चढ़ा हुआ है। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार की कोशिश है कि सभी दलों को एक मंच पर लाया जाए और एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी की जाए। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पर समझिए, नीतीश कुमार की नजर दिल्ली पर है और नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार विपक्ष को एक मैसेज देना चाहते हैं। जेडीयू बतौर पीएम कैंडिडेट बार बार नीतीश कुमार का नाम उछाल रही है। खबर है कि सोनिया गांधी से भी नीतीश मुलाकात कर सकते हैं। मतलब साफ है कि नीतीश विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। तेलंगाना के सीएम और टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव भी 31 अगस्त को बिहार आए थे। केसीआर ने नीतीश और लालू दोनों से मुलाकात की थी और अब नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। सवाल है कि क्या गठबंधन वाकई नीतीश के चेहरे पर दांव लगाने को तैयार होगा? कांग्रेस राहुल गांधी को बतौर पीएम देख रही है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल खुद को विकल्प मान रहे हैं। ममता बनर्जी रेस में आगे हैं। तो सवाल है कि ऐसे में नीतीश का मिशन कितना सफल हो पाएगा? जाहिर है अब यह साफ हो चुका है कि नीतीश बीजेपी के खिलाफ सियासी मोर्चाबंदी करेंगे और इस पूरे मुद्दे पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। यहाँ की सरकार बिल्कुल अस्थायी है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की भूमिका आप लोगों ने क्या तय की है? देखिए, हम लोग बार बार साफ कह रहे हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं। प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी की यह मान्यता है कि सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना होगा और एकजुट होके 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है और इसमें नीतीश कुमार जी पहल करेंगे। सभी दलों के नेताओं से बात करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल यह है कि बीजेपी की तरफ से यह सवाल उठाया गया कि जब आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो इतने बड़े गठबंधन की जो बात कर रहे हैं कैसे संभालेंगे? तो उनको पता चल जाएगा। समय का इंतजार करिए ना, समय का इंतजार करिए, पता चल जाएगा हम क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं, ये उनको समय बता देगा। तो समय बता देगा, समय का इंतजार कीजिए, ये कहना है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। मणिपुर में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है और यह झटका उसे उसके पूर्व सहयोगी बीजेपी ने दिया है। जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा। जिन विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा है उनकी ओर से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन जेडीयू के लिए यह ना सिर्फ एक झटका है बल्कि पूर्वोत्तर में कमजोर होती पकड़ का एक संकेत है। कुछ समय पहले ही अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के एकमात्र विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे और ऐसे में उस राज्य से जेडीयू का प्रतिनिधित्व ही खत्म हो गया। अब बिहार के बाहर सियासी खेला। मणिपुर में बिहार का बदला। एक तरफ जेडीयू पटना में 24 का चौसर बिछाने की रणनीतियां बनाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ मणिपुर में जेडीयू को तगड़ा झटका लगा है। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए। इस टूट के बाद नीतीश कुमार बीजेपी पर विफर पड़े। सवाल पूछते हो, आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है, इस चीज को खत्म कर देगा। आज जो पार्टी का अन्य राज्यों में लोग जीतते हैं उसको अपने तरफ कब्जा करना, यही सोचते हैं, यही काम है। जेडीयू के लिए ये न सिर्फ एक झटका है बल्कि पूर्वोत्तर में कमजोर होती पकड़ का एक संकेत है। कुछ समय पहले ही अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू के एकमात्र विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में उस राज्य में जेडीयू का प्रतिनिधित्व शून्य हो चुका है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी जेडीयू में टूट को नीतीश कुमार के मौजूदा स्टैंड का साइड इफेक्ट मानते हैं। आप में ताकत नहीं इनको रोकने की, आपकी पूरी की पूरी पार्टी सारे के सारे एमएलए आ गए, आप रोक लेते। तो ये सब की पैसा देकर खरीद लिया गया, तो क्या आपके एमएलए बिकाऊ हैं? क्या आपके एमएलए जो हैं इतने लालची हैं? और हम क्यों खरीदेंगे? हमारे पास बहुमत, हमको क्या आवश्यकता है? लेकिन आपने गठबंधन तोड़ा, इसके रिएक्शन में जनता दल यू के विधायक जो हैं वो लोग बीजेपी में शामिल हैं। बहरहाल एक तरफ नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में
बड़ी भूमिका की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू में टूट दिख रही है। जेडीयू को पिछले 9 दिनों में ये दूसरा झटका लगा है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खबर समझिए, सियासत में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। मणिपुर में 5 विधायकों ने पाला बदला तो जेडीयू का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। जेडीयू में टूट और कार्यकारिणी की बैठक के दौरान ये बड़ा फैसला सामने आया। सुशील मोदी की माने तो जेडीयू में टूट नीतीश के फैसले का नतीजा है। बीजेपी में शामिल होने वाले विधायक नीतीश के फैसले से नाराज थे। बीजेपी में शामिल विधायकों ने संदेश दिया कि नीतीश का निर्णय गलत था। सुशील मोदी कह रहे हैं कि नीतीश के फैसले का नतीजा है कि मणिपुर में उनके विधायकों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन ललन सिंह ने बीजेपी को 2020 की याद दिला दी। अरुणाचल में टूट हुई थी। आप भी देखिए सियासत में टूट पर वार पलटवार। इकाई में विद्रोह हो गया। मणिपुर इकाई नीतीश जी के उस निर्णय से सहमत नहीं है जिसमें उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर राजद और कांग्रेस से हाथ मिला लिया, और इसलिए उनके 5 विधायक विद्रोह करके बीजेपी में शामिल हो गए और मणिपुर जनता दल यू से मुक्त हो गया। कुछ दिन पूर्व अरुणाचल प्रदेश के भी एक विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। नीतीश जी, आपके इस निर्णय से देश के अंदर जदयू की अनेक इकाइयां, राज्य इकाइयां आपसे सहमत नहीं है और ये विद्रोह अनेक राज्यों में आगे भी होने वाला है। अरुणाचल प्रदेश के 6 विधायकों को उन्होंने 2020 में तोड़ा था, जब हम लोग एनडीए में थे। तो जब हम एनडीए में ही थे तो एनडीए से नाराज होकर काय के लिए गए थे भाई 2020 में? हमारे एनडीए से अलग हटने से उनकी नाराजगी का कोई कारण तो था नहीं। तो ये बात मैंने कहा कि 2020 में अरुणाचल में हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने तोड़ा और ये काम उन्होंने किया, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। बड़ी खबर दिल्ली से है। एलटीसी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सदस्य और मौजूदा राजद विधायक अनिल कुमार सहनी, एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट ट्रैफिक एनएस नायर और अरविंद तिवारी को 2 साल की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 3,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 अगस्त को अनिल कुमार सहनी समेत तीनों को एलटीसी घोटाले का दोषी करार दिया था। अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपए का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया। सभी आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत नामित सीबीआई अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करना आरोपों में शामिल था। और अब बात पानी के प्रहार की। बिहार में पानी से परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कई जिलों में पानी का प्रहार शुरू हो चुका है। हालात आप भी देखिए। गंगा के पानी का स्तर बढ़ा तो पुनपुन भी उफान दिखाने लगी। दीदारगंज थाना क्षेत्र के जेठुली और सोनावा पंचायत में जिंदगी ट्यूब पर बैठकर और रस्सियों को खींचती अपनी मंजिल तक पहुंचती है। पुनपुन का जल्ला का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। किसानों की मेहनत के ऊपर पानी है और पानी से थोड़ी ही ऊपर बची हुई सड़क है। एक बड़ी आबादी पानी के लेवल से ऊपर तो है, लेकिन पानी ने उन्हें जलकैदी बनाकर विवश कर रखा है। आवागमन बंद होने से बच्चों की पढ़ाई बंद है, मगर जिन्हें बाहर निकलने की मजबूरी है वो डूबकर भी अगले दिन की जिंदगी खरीद लाने के लिए बाहर निकलते हैं। प्रशासन से नाउम्मीद होकर भी नाव की डिमांड है। लोगों का घर द्वार में चारों तरफ पानी आ चुका है, लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। यानी पानी में घुस कर नहीं आना चाहते और अभी तक कोई नाव वगैरह का भी प्रबंधन नहीं किया गया। ऐसा देखा गया है कि लोग टायर का ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अपने से वो अपना व्यवस्था टायर ट्यूब का व्यवस्था करके लोग अपने घरों में जाने का प्रयास करते हैं। सरकारी दावों से अलग महज आधे घंटे की बारिश ने दरभंगा को नंगा कर दिया। तस्वीरों में तैरती भीड़ के पांव भले ही ठंडे हो गए हों, लेकिन निगम के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर है। दरभंगा अस्पताल की बेड तक जाना है तो फिर इसी पानी से होकर गुजरना होगा। हालांकि मोटर की व्यवस्था दिखाकर जल स्तर को सोखने की हिम्मत दिखाई जा रही है। क्या साफ सफाई करेगा वो? तो एसी चैम्बर में बैठकर अपनी वाहवाही करते हैं। धरातल पर आकर देखें क्या वो शहर से नहीं गुजरते हैं? उनको नहीं दिखाई देता है कि वर्षा के टाइम में जल जमाव कहाँ हो जाता है, कचरे कहाँ रहते हैं, सारा उनके संज्ञान में रहता है। कितनी बार तो हमने उन्हें आवेदन दिया, लेकिन वो आवेदन एक कचरे के डिब्बे में रखा जाता है, उसका कोई
रूपरेखा तैयार नहीं होता है, ना ही उस पर विचार किया जाता है, ना ही उसको दूरी की जाती है। अभी क्या स्थिति है सर? खाली नगर निगम टैक्स वसूल करता है, लोगों को कोई सुविधा नहीं है। लोग मरे, गड्ढा में गिरे, जहाँ गिरे, कितना आदमी गिर गया है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाला भी गिरा है। शेखपुरा का पानापुर गांव भी पानी से घिरकर पावापुरी बनने की कगार पर है। बढ़ते पानी ने महादलित बस्ती के लोगों की उम्मीद खत्म कर दी है। विकास की सड़क डूबने का इंतजार कर रही है। हरुहर नदी के बढ़ते पानी से बढ़ती परेशानी को कम करने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। दिक्कत तो हमरा राह नहीं है, जने जाता है उन्हें बस लगाता है, इन्हें की कहाँ गाड़ी देता है, ऐसे देख नहीं जाओ। कैसे कर रहे हैं? यह भार से पानी में गंगा हो या पुनपुन या फिर हरुहर नदी, दोष नदियों का क्या है? व्यवस्थाओं का दोष है। बिहार और बाढ़ की तस्वीर बहुत पुरानी है, लेकिन सरकार नई है। डूबती जनता को नाव नहीं, परमानेंट समाधान चाहिए। दरभंगा से विपिन कुमार दास, पटना सिटी से मनोज और शेखपुरा से अजित सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मधेपुरा से बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है, कॉलगल सप्लायर ने डीएसपी का नाम लिया है। बड़ी खबर, कॉलगल सप्लायर ने डीएसपी का नाम लिया है और उसमें जो बातें कही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मैं डीएसपी के पास ले जाती थी लड़की, सदर अस्पताल के बगल में डीएसपी का घर है। एक बड़ी खबर हम आपको मधेपुरा से बता रहे हैं, जिसमें कॉलगल सप्लायर ने डीएसपी का नाम लिया है। तो ये बड़ी खबर जिसमें उसने कहा है कि मैं डीएसपी के पास लड़कियां लेकर जाती थी। वो डीएसपी कौन है, इस बारे में अब जानकारी सामने आनी है। हालांकि हम आपको बताएं कि एक बहुत बड़ी खबर है जिसमें कॉलगल सप्लायर है, उसने इस बात को माना है, स्वीकार किया है कि डीएसपी का घर सदर अस्पताल के बगल में है और मैं, यानी कि वो जो कॉलगल सप्लायर है, वो कह रही है कि डीएसपी के पास वो लड़कियां लेकर जाती थी। तुरबसु हमारे साथ फोन लाइन पर है। तुरबसु, बहुत गंभीर आरोप हैं। बिल्कुल, जो आरोप लगाए गए हैं वो काफी गंभीर हैं और जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तब जाके पूरी बात जो है वो सामने आई है। और जब से ये बात सामने आई है तो पूरे पुलिस महकमे में जो है हड़कंप सा मच गया है और कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ये जो महिला है वो साफ तौर पे खुलासा कर रही है, जो कई और लोगों को वो लड़कियों की सप्लाई करती रही है। लेकिन अब देखना यह है जो पुलिस आगे इस पर क्या जांच कर पाती है और क्या मामले में और भी चीज सामने आते हैं। ये तो एक पक्ष हो गया तुरबसु, लेकिन जिन डीएसपी का नाम या फिर जिनका पता ये बता रही है, पता जरा बताइए कि जो कहा जा रहा है कि सदर अस्पताल के बगल में घर है, ये बात सटीक है? जी बिल्कुल, जो सदर अस्पताल है उसके सामने में जो पीडब्ल्यूडी का क्वार्टर हुआ करता था, रेस्ट हाउस, उसमें अभी जो है मुख्यालय के डीएसपी जो हैं वो रहते हैं और उनका पता, उनके बारे में वो बता रही हैं। डीएसपी के नाम के बारे में, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि डीएसपी को भी मौका मिलना चाहिए कि अगर ये कॉलगल सप्लायर अगर ये आरोप लगा रही है तो उनकी भी राय लेनी चाहिए। तो क्या इस मामले के सामने आने के बाद, इस वीडियो के सामने आने के बाद उन्होंने कुछ कहा है, कोई रिएक्शन दिया है? मेरे द्वारा भी कई बार उनको फोन किया गया और उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो फोन नहीं उठाए हैं। और जैसे कि जानकारी मिल रही है, जो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो 1-2 दिनों में पुलिस के वरीय अधिकारी जरूर कुछ ना कुछ इस मामले में प्रेस को बताएंगे। कॉलगल सप्लायर किससे बात कर रही है, क्या इस वीडियो के बारे में और क्या जानकारी है? कहां पर ये है कॉलगल सप्लायर, किनसे बातचीत हो रही है, कौन सवाल पूछ रहा है और ये क्यों बता रही है, संदर्भ क्या है? जो ये मामला है ये बताया जा रहा है जो 25-26 अगस्त का मामला है। और जब ये मोबाइल की चोरी हुई रात में, तो बताया जाता है कि अगले सुबह जो डीआईजी थे उनके द्वारा एसपी के मोबाइल पर फोन किया गया था और मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा था, जिसके बाद मोबाइल को जो है सर्विलांस पे लिया गया और यह मोबाइल का लोकेशन जो है वो सहरसा से मिला था और तब जाके मोबाइल के साथ महिला को जो है वो हिरासत में लिया गया था और उनसे पूछताछ की गई थी। बिल्कुल, इस महिला की प्रोफाइल के बारे में क्या और जानकारी है? महिला कहाँ की रहने वाली है, कब से इस पेशे में है और ये क्या अब तक कितनी बार डीएसपी के आवास तक लड़कियों की सप्लाई कर चुकी है? जी, जो महिला बता रही है, जो वो बहुत पहले से इस धंधे में लगी हुई थी
और सहरसा, मधेपुरा और आसपास के जिलों में भी ये लड़कियों की सप्लाई करती थी। लेकिन जो बताया जा रहा है, जो जिस जगह पे मोबाइल जहां से चोरी हुई थी, वहां पे वो 3-4 बार लड़कियों को लेकर आई थी, और जो पैसा है वो एक बार दिया गया था, उसके बाद से पैसा नहीं दिया गया। इसीलिए जो है वो मोबाइल की चोरी लड़की के द्वारा किया गया था। तो लड़की के द्वारा मोबाइल की चोरी की गई। और क्या सप्लायर ने बताया कि और कौन कौन से लोग हैं? इन्होंने एक डीएसपी का नाम लिया और इसके अलावा और कुछ नाम जो इसने बताए हों? जी, जो नाम सामने आ रहे हैं वो आरपीएफ के भी एक अधिकारी का नाम सामने आ रहा है, जो मधेपुरा में पदस्थापित थे, और उनके पास भी वो लड़की ले जाने की बात करती है। इसके अलावा भी सहरसा के एक होटल का भी नाम ले रही है, जिसमें कि वो लड़कियों का सप्लाई किया करती थी। बिल्कुल तुरबसु, तो हम उस महिला का जो वीडियो है, जो उस महिला ने इस वीडियो में स्वीकारा है, ये भी सुनाना जरूरी होगा। तुरबसु, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकर जाते थे कोसी से, हाँ लेकर जाते थे। कहाँ लेके जाती थी? मधेपुरा, उसके डेरा पर हॉस्पिटल के हॉस्पिटल डेरा नहीं है, हाँ हाँ, उसी डेरा पीजी कॉलेज चौक से लड़की को लेके जाती थी। जी। कहाँ, किसके यहाँ लेके जाती थी? डीएस के साथ डेरा पर सदर हॉस्पिटल के जो एक डेरा नहीं है। अच्छा, उसके डेरा काहे ना लेके जाती थी? वो बोलती थी कि इसे हम 1 घंटा रखेंगे ना तो 300 रुपया देंगे, और हम 3-4 बजे छोड़ेंगे ना। तो देखिए, रेट भी तय होता था। तुरबसु, आपने इस वीडियो को हमसे पहले देखा, और जरा बताइए कि ये तो रेट भी तय था कि कितने रुपए लेंगे, लड़की को कितनी देर के लिए छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, इसकी वजह भी डीएसपी बेहतर बता पाएंगे। हालांकि आपने कोशिश की, तो ये बहुत जरूरी है कि उनका भी पक्ष जाना जाए। अगर ये महिला कह रही है, और इसके अलावा आप आरपीएफ के अधिकारी की बात कर रहे हैं जो कि पहले मधेपुरा में थे, अब नहीं है, तो ये जानना जरूरी है कि इस पूरे रैकेट में कितने लोग शामिल थे जिन्होंने इस महिला से, लड़कियां जो सप्लाई करने वाली महिला है, कहां कहां इन्होंने सप्लाई की, किन किन अधिकारियों तक पहुंचाई। तो क्या सिर्फ 2 ही लोगों के नाम इसने सामने लाए हैं, 2 ही अधिकारियों के नाम, या फिर कुछ और भी लोग हैं? जी बिल्कुल, अभी तक जो है ये वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, लेकिन जब अब मीडिया में ये वीडियो सामने आया है तो जरूर ही कुछ अधिकारी जो हैं वो बोलेंगे, और हम कल फिर एक बार इस पर प्रयास करेंगे अधिकारियों से बात करने के। बहुत बहुत शुक्रिया तुरबसु तमाम जानकारियों के लिए, और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।